जैसा कि आपको विदित है, जनरल इलेक्शंस लोकसभा 2024 का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये जो शब्द मैंने कहा इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये सिग्निफिकेंट है जी। इसके बाद कुछ कार्य हमारे शुरू हो गए हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाता है जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक व्यवस्था है जी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी इलेक्शन में ड्यूटी जो दे रहे हैं लोग और आम जनता, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, माने उनकी कुछ जिम्मेवारियां जो उनको पूरी करनी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे आपको विदित है, फेज 6 में हमारा इलेक्शंस होने हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। स्क्रूटनी जो होनी है 7 मई तक होनी है। विड्रॉल की जो डेट है वो 9 मई है। मतदान की तिथि 25 मई है। मतगणना 4 जून को है। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि 6 जून है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जब तक चुनावी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, माने 6 जून तक लागू रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट्स आएंगी, वैसे वैसे ड्यूटीज अलग अलग काम करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षित है कि वो अपना जो काम है मॉडल कोड के हिसाब से करें। मॉडल कोड के साथ साथ आरपीए एक्ट 1951 में कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन पे कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हिसार है, जिसका नंबर 4 है, मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे हम। उसके बाद हम स्क्रूटनी करेंगे उनके बाद लिस्ट होगी, सिंबल्स देंगे हम उनको, वो प्रोसीजर हम करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 एसीज पड़ती हैं, जिसमें से 7 हिसार जिले में है, एक भवानी खेड़ा भिवानी जिले में, एक उचाना जींद जिले में है। हमारे यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन हैं अर्बन और रूरल मिलाकर 1305 हैं। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस 586 हैं। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 19,65,745 है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये शायद ज़्यादा रिलेवेंट ना हो। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 72.49% का हमारा परसेंटेज रहा था, पोलिंग परसेंटेज। पिछला जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज स्टेट एवरेज से कम रहती है, जिसमें कि हिसार के सारे बूथ और कुछ बूथ नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ हमारी प्रोसीजर से एकदम से शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे की रिपोर्ट भेजनी थी हमने गवर्नमेंट ऑफिस में। कोई भी ऐसा होर्डिंग ना लगा हो, सरकार की स्कीम का हो, जिसमें कि राजनेताओं की फोटोज वगैरह दिखती हों। इसके साथ साथ 48 घंटे में हमने पब्लिक प्लेसेस से हटानी है, जैसे बस क्यू शेल्टर्स पे जो लगे हुए हैं। इसमें एक्सेप्शंस होती हैं जी, जो नहीं हटाना है हमने, जो नेशनल लीडर रहे हैं उनके स्कीम के, जैसे जो एजुकेशन के लिए जो हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ हिसार, इस तरह के स्लोगन्स हैं, एजुकेशन के स्लोगन्स हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस एक्सपायर कर चुके हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके फोटोज नहीं हटाने का कंपलसरी नहीं है वो। लेकिन जो रिसेंटली एक्सपायर किए हैं उनके फोटोज हमने हटाने हैं। इसके साथ साथ जैसे वाटर टैंकर हैं जो एमपी लेड फंड के तहत या अदरवाइज दिए गए डिस्क्रिशनरी फंड से, उनमें उनका नाम कवर करना है। कवर करने के कई तरीके हैं। कपड़ा लग सकता है, पेंट किया जा सकता है, स्टिकर लगाया जा सकता है उसके ऊपर। इसके बाद जो जैसे जैसे चुनावी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, कुछ हमने चीज़ें कर रखी हैं, व्यवस्थाएं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं उनके काम भी आपको बता दूंगा। जैसे कि हम फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाते हैं, जिसमें कि एकदम से सी विजिल पे कोई कंप्लेंट आई तो 100 मिनट, सी विजिल एक ऐप है जिसपे सिटीजन विजिलेंस, सिटीजन कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, तो 100 मिनट के अंदर हमने उसको रिजोल्व करना है, नहीं तो वह एस्केलेट होकर सीधा हेडक्वार्टर चला जाएगा, ईसीआई। उसके बाद स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, वीडियो सर्विलेंस टीम्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स हैं। इनके अलग अलग रोल हैं। मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ उनका। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, जैसे नाके लगने हैं, वो एसी में हैं, हर एक एसी में लगना है वो। इसके साथ साथ
वीडियो सर्विलेंस टीम क्या करेगी, कोई जलसा हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इवेंट कर रही है तो वहां जाकर उसकी वीडियोग्राफी करेंगे वो। और वीडियोग्राफी में ये वो उसको बोलना भी होगा कि जी ये मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इस पॉलिटिकल पार्टी का है, इतने लोग विद्यमान हैं यहाँ पर, ये वस्तुएं ये प्रयोग में ला रहे हैं, ये इस तरह का बात कर रही हैं। जो वीडियो सर्विलेंस टीम है वो आकर फिर अपनी जो वीडियो कंटेंट होगा, वीडियो व्यूइंग टीम है जो हर रहेगा कि ये कंपोनेंट इन्होंने यूज़ किया, इसका इतना खर्चा बनता है, वो कैंडिडेट के अकाउंट में या पार्टी के अकाउंट में जाना है, उसके सीन के जो डीओ वो वहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ की अगर आपको वो चाहिए तो हम अलग से आपको दे देंगे, लेकिन क्योंकि जिले की ब्रीफिंग है तो जिले के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं, इसमें 21 ऐसी टीम बनाई गई हैं। वीएसटी जो वीडियो सर्विलेंस टीम्स हैं 21 बनाई गई हैं। वीडियो व्यूइंग टीम मैंने बताया 1 प्रति एसी बनाई गई हैं। अब जैसे बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं कैंडिडेट्स, वो 95 लाख की लिमिट है जी लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन के लिए। कोई कैश लेके जा रहा है तो उसकी लिमिट कोई कैश कैरी कर सकता है, वो 50,000 रुपये का है, उसके बाद उसके पास कागज होनी चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रिपोर्ट्स अब आनी है, बैंक से आनी है हमारे पास, या बैंक ने आगे इनकम टैक्स को बताना है, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन से वो वाली चीज़ें हैं, वो स्पेसिफिक हमारे पास है। अब जो कमेटी ये देखेगी कि ये रिलीज़ करना है जिसमें एफआईआर्स नहीं होती हैं, जैसे रिलीज़ करना, उसके लिए ईसीआई की ही निर्धारित एक कमेटी है, सीओ जिला परिषद है जिसमें डीईटीसी है और डीटीओ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स। जैसे आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्शंस की मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसे प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड आफ्टर द पोल। तो एक हमारे फंक्शनरी सेक्टर ऑफिसर्स हैं जी, वो 103 हैं हमारे जो लगाए गए हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 10 से 12 बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर लगता है जो कि सेक्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसके लिए उनको सेक्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। 10 से 12 बूथ पे उनकी पोलिंग पार्टीज पूरी तैयारी के साथ, सेक्टर ऑफिसर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है जहां तक प्लानिंग वाली बात है, उनको खुद ईवीएम को ऑपरेट करना, जो उनको मटेरियल दिया जाता है, जो फॉर्म्स दिए जाते हैं पोलिंग पार्टीज को, वो सारे सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से ही वो मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे 103 लोग ऑफिसर्स हैं, ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा 14 रिजर्व में रखे गए हैं वो लोग। इन लोगों का काम होगा यहाँ से, जैसे पोलिंग पार्टीज डिस्पैच होंगी वो अपनी जगह पहुंच जाएं, जो उसका निर्धारित पोलिंग बूथ, जो कि थर्ड रैंडमाइजेशन के बाद डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी कौन से बूथ पे जाके काम करेगी। जैसे वो चली जाएंगी वो अपना पोलिंग बूथ सेटअप कर लें। आज सेक्टर ऑफिसर्स की सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कंबाइंड ट्रेनिंग कम मीटिंग की थी हमने, जिसमें उनको अच्छे से ग्रूम किया गया है। हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी के लिए कोई स्पेस नहीं है कि भाई हम ये सोचें, अधिकारी कर्मचारियों को बता दिया गया है कि आपने पहले भी इलेक्शन कराए होंगे, मैंने भी पिछले इलेक्शन में मैं एआरओ था, हमने पंचायत के, यूएलबी के, मैंने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शंस आते हैं वो, और ईसीआई के अंडर वाले इलेक्शंस कराए हुए हैं। लेकिन हम फिर भी, हमने सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इवन हमने अपने अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर को, एसीयूटी को भी असाइनमेंट्स दिए हैं कि भाई आप इनको पढ़ो। सारे सीनियर ऑफिसर्स ने खुद वो चीज़ पढ़ी है। कुछ हिदायतें बीच बीच में आती रहेंगी, वो हम प्रेस रिलीज के माध्यम से या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता देंगे। टाइम अभी काफ़ी है, उस तरह से 29 अप्रैल से हमारा प्रोसीजर जैसे शुरू होगा, लेकिन उसके बीच में जो भी हमारी कोई ऐसी बात नहीं, कॉम्प्लेसेंसी, मॉडल कोड को लगाना, एमसीसी को एनफोर्स करके रखना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रशासन की, जिला प्रशासन की। सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग कर ली गई है। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मतलब नया टेंडर लगाने से पहले ईसीआई की परमिशन की आवश्यकता रहेगी, वो हम सीओ ऑफिस के माध्यम से ईसीआई को भेजते हैं। वो जो कुछ जैसे स्टार कैंपेनर्स होते हैं, परमिशंस सीओ ऑफिस से होनी, उनके व्हीकल्स वगैरह की परमिशन, क्योंकि वो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जाएंगे। अपने
विद इन डिस्ट्रिक्ट की परमिशंस हम करेंगे। कुछ पोर्टल्स हैं, सुविधा पोर्टल है परमिशंस के लिए। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर जिला स्तर पे बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं जैसे इनोवेशन हो, कुछ काम इजी हो सके हमारा। जैसे डैशबोर्ड है, जैसे हम ये मॉनिटर करना चाहें कि हमारे कितने पोलिंग बूथ सेटअप हो चुके हैं। जैसे टीम्स चली जाती हैं दोपहर में ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद हम मॉनिटर कर पाए कितने लोग पहुंच गए हैं वहां पर। एक क्यू मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर सोच रहे हैं, इन्होंने बना रखा है यहाँ पे एनआईसी की जो यूनिट हमारी डीआईओ साहब की अध्यक्षता में। लाइन में कितने लोग, कितने बजे तक कितने लोग हैं, ताकि लोग ये पता कर सके किस बूथ पे, उस बूथ पे, फला बूथ पे मैंने वोट डालने जाना है, कितने लोग वहां पर हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हिदायतें हमारे पास आएंगी हम करेंगे। मैं आपको मॉडल कोड के कुछ फीचर्स बता देता हूं जो हो सकता है आपके क्वेश्चन भी हो। हमारे 72 घंटे के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं उनकी लिस्ट डीओ ऑफिस में आ जाएगी। हम कल तक उसका प्रिपरेशन पूरा कर देंगे। हमने, आपने देखा भी होगा शहर में एकदम से आपने फर्क देखा होगा, मॉडल कोड के बाद एक्टिव हो गई हैं जिन जिन, जैसे मॉडल कोड कंडक्ट के लिए नोडल ऑफिसर लगाए हैं हमने, वैसे टोटल 31 नोडल ऑफिसर्स हैं अलग अलग काम के लिए। कमीशन की तरफ से सजेस्टेड 16 नोडल ऑफिसर्स थे, लेकिन उन्होंने ये भी लिख रखा है कि भाई आप अपने स्तर पे लगा लें अगर आपको जरूरत लगती है तो। हमने पोस्टर्स हटा दिए जी पब्लिक प्लेसेस से, गवर्नमेंट ऑफिस से। फिर भी कोई ऐसा कोई रह गया है तो वो सर्टिफिकेट ले लिया गया है, लेकिन अगर कोई गलती कहीं रह जाएगी तो उससे फिर अधिकारी से पूछा जाएगा जी ये कैसे रह गया है। कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, कोई किसी के लिए लीनियंसी नहीं है कि जी कोई अधिकारी ये कह दे जी हमने हटवा दिए हैं और वो हटे ना हो। सभी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स को लगाया गया है। ट्रेनिंग के जो नोडल ऑफिसर रहेंगे शालिनी चीतल मैडम है, ट्रेनिंग अच्छे से करा रहे हैं। बल्कि हमने ये सोचा है कि जैसे जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो भी उनको प्रोवाइड करा दी जाएं। एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए हमने एक नोडल ऑफिसर अलग से लगाया है, डीएफएसओ साहब को। एम्प्लॉय वेलफेयर से मतलब ये है कि जिस दिन डिस्पैच होगा, रिसीट होगा, रिसीविंग टीम्स होंगी, जैसे उनका जो व्यवस्था देखनी है। दूसरा, जो पोलिंग बूथ्स पर हमारी पोलिंग पार्टीज होंगी। फर्स्ट एड बॉक्स सीएस ऑफिस के थ्रू बनते हैं सिविल सर्जन के, वो उनको बोल दिया गया है, हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का जैसे मैंने बताया आपको, बिल्कुल सख्ती से अभी भी हमारे पास कुछ आए थे प्रोजेक्ट्स, तो हमने फाइल पे लिख दिया कि भाई इसका सीईओ ऑफिस से परमिशन के लिए भेजें। कोई भी प्रोजेक्ट हमारा जो अलॉट हो चुका था और उसका एक्चुअल वर्क ग्राउंड पे शुरू हो गया है, सिर्फ वही शुरू हो सकता है, अभी बाकी नहीं होंगे। चाहे वर्क अलॉट हो रखा हो लेकिन ग्राउंड पे शुरू नहीं हुआ है तो वो काम नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। वो सर, संवेदन और अति संवेदनशील कितने बूथ बनाए गए हैं और उनको किस प्रकार के अलग से किया गया है? देखिए, जैसे जो आपने कहा ना सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, ये डिक्शन अब यूज नहीं करती ईसीआई। एक ही है क्रिटिकल बूथ। वो क्रिटिकल बूथ अभी तक हमारे पास 4 हैं। वो डेटा लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधित कंडीशंस हैं उसकी, और उसके अलावा वोटिंग पैटर्न से भी संबंधित है कि भी 90% वोट होगी, 70% एक ही कैंडिडेट को चलेगी। तो ऐसे 4 आए हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग जैसे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट देनी है। एक बार हमने रिपोर्ट ले ली थी इलेक्शन अनाउंसमेंट के 3 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर वो, मतलब अगले 2 दिन में वो एआरओ के माध्यम से हमारे पास आ जाएगी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। एसडीएम रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, वो उसको एनालाइज करेंगे और फिर हम और एसपी साहब मिलके करेंगे। एक नंबर जारी किया गया था प्रशासन की ओर से, क्या किस चीज 1950 नंबर कोई जारी किया गया? हाँ जी, वो कंप्लेंट्स के लिए है जी। किसी को कोई कंप्लेंट दर्ज करानी तो उससे कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर वो भी कर सकते हैं। उसमें संबंधित कर्मचारी की ड्यूटीज भी लगी हैं जी। सी विजिल की कंप्लेंट आएगी, फ्लाइंग स्क्वाड एकदम से एक्टिवेट हो जाए ताकि उसको रिजोल्व किया जा सके 100 मिनट के अंदर। ये एक्सपेंडिचर की बात आपने की अभी, 95 लाख रुपए आपने बताया कि कर सकता है कैंडिडेट। पार्टी फंड से भी कुछ खर्चा हो सकता है? उस पर कोई लिमिट नहीं है जी, पार्टी कितना भी कर सकती है। कर सकती है, इसके अलावा खर्चा कर सकती है। हाँ जी, वो उसकी बुकिंग्स हैं। जैसे एग्जांपल सोचिए, अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए लेकिन पार्टीज अपना प्रचार करना चाहें तो वो स्टेट पार्टी में, मतलब उस पर्टिकुलर पार्टी में चला जाएगा।
सोशल मीडिया और जनरल मीडिया के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हेट स्पीच को लेके बेसिकली हम काफी स्ट्रांग रहेंगे इस बार। देखिए, मैं आपको जैसे बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि आपने मॉडल कोड को वायलेट किया इसलिए आपको ये प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। जो अंडरलाइंग लॉ हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, जिसमें कि जाति, धर्म या सामाजिक समूह के बेसिस पे कोई हेट्रेड ना फैलाए, नफरत ना फैलाए, उनके तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है उनको। उस पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। 144 के जो हमने ऑर्डर्स जारी किए हैं, रेस्ट्रिक्ट किया कुछ चीज़ों के लिए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को रेस्ट्रिक्ट किया। आप इसके बाद उनसे मीटिंग होनी है हमारी कि भाई वो हमें कॉपीज देंगे, जो भी वो प्रिंटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसके फ्रंट में ही अपना एड्रेस, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे, रेलेवेंट डिटेल्स। बैक साइड नहीं लिखना, फ्रंट में ही लिखना है, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर बुकिंग करनी है उसके हिसाब से। कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस मिलती है जो अनऑथराइज वे में प्रिंटिंग कर रही है, वो एक्सपेंडिचर बुकिंग तो होगी उनकी, कैंडिडेट की जिसकी होगी, लेकिन उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। जब 144 की जो धारा का वायलेशंस करता है 188 आईपीसी के तहत, फिर उस पर एक्शन ले। 144 सीआरपीसी, उसका अगर किसी ने वायलेशन किया तो 188 आईपीसी के तहत पब्लिक अथॉरिटी का डिसोबे किया ऑर्डर को, तो वो फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, होर्डिंग और रैली के लिए कोई अलग से स्थान निश्चित किए जाएंगे या फिर कहीं? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित किया, एआरओ लेवल पे वो निश्चित किए जाएंगे। अगर कोई ऐसी, और उसमें भी ये बात ध्यान की जाएगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक पार्टी को अलाउ किया जा रहा है, एक कैंडिडेट को अलाउ किया जा रहा है, दूसरों को नहीं अलाउ किया जा रहा है। ऐसी जो शिकायतें आ जाएंगी उसको बिल्कुल ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली बोल दी गई है। बात इक्विटेबल होना चाहिए, सबको इक्वल एक्सेस हो। वेपन्स की बात हुई, जब ये तो जो गवर्नमेंट लैंड की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ने जो टेंडर किया हुआ है उनके लिए क्या गाइडलाइन है? जैसे हमने टेंडर किया हुआ है, जैसे निगम से टेंडर हो गया, जैसे उसको हम डेजिग्नेट करेंगे। अगर हमने उनको डेजिग्नेट नहीं किया होगा तो वो नहीं कर सकते। फिर नहीं लगा सकते, डेजिग्नेटेड प्लेसेस ही होंगे। जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे कि निगम ने जैसे अपने होर्डिंग लगवा रखे हैं, हाँ, तो उनको भी हम डेजिग्नेट करेंगे तभी यूज हो सकते हैं वो पॉलिटिकल उसके लिए। तो वेपन्स को लेकर और हार्डकोर क्रिमिनल्स को लेकर क्या अभी? देखिए, वेपन्स को लेके तो रेस्ट्रिक्शन है जी, कोई नया लाइसेंस नहीं बनेगा इस दौरान जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। इसके अलावा जो बाकी क्रिमिनल्स के हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, वो मैं एसपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा दोनों को अपने क्षेत्र का वो ब्रीफ बता देंगे। अभी बता दें। सोशल मीडिया में बीच में रहे तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा चल रहा है, मॉनिटरिंग होगी कैसे? हमारी, जैसे मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे एक होता है फ्री अकाउंट होता है जैसे, और एक होता है स्पॉन्सर्ड अकाउंट होता है। तो जैसे वीडियो वीविंग टीम्स हैं जो, उनसे ये काम कराएंगे मॉनिटरिंग का। स्पेशल टीम्स होंगी, हाँ जी बिल्कुल। हम उम्मीद कर रहे हैं कल से हम प्रभावी करने का कोई प्रयास कर रहे हैं जी। ये हमारे 21 जगह हैं, स्टेटिक टीम्स 21 हैं ऐसी। इसमें स्टेट बॉर्डर्स भी आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? जो नाकों में स्टेट, हाँ जी, हाँ जी, इंटरस्टेट, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने आपको बताया कि इलेक्शन अनाउंस हो गया। जो अंडरलाइंग स्पिरिट है इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट मशीनरी की और पुलिस की, वो विशेष तौर पे यही है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाएं। और जैसा डीसी साहब ने पहले भी बताया कि इसको 3 भागों में लगभग बांटा जाता है। एक तो निर्वाचन से पहले वाला प्री पोल, एक निर्वाचन के दौरान और एक निर्वाचन के बाद। तो मुख्य तौर पर पुलिस की कई ड्यूटीज होती हैं। जैसे मीडिया के साथियों ने भी अभी कुछ प्रश्न में पूछा कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लागू होता है, इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, तो एक तो नाकों के बारे में पुलिस विशेष तौर पर इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उन पे अपनी प्रभावी प्रेजेंस, जिसमें कोई भी मूवमेंट, जैसे लिकर की मूवमेंट, कोई कैश जो है, जो अनअकाउंटेड कैश है उसकी मूवमेंट, कॉन्ट्राबैंड की, इलीगल वेपन्स की, इन सब पे विशेष तौर पे निगरानी रहेगी। और जैसे जैसे हमारे पास फोर्स आती है, नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं इलेक्शन में, और प्रीवियस इलेक्शन को देखते हुए, वल्नरेबिलिटी को देखते हुए
हमारी फोर्स की प्रोजेक्शन होती है, जिसमें हमें ये पता लगता है बूथ के लिए, नाकों के लिए या अन्य ड्यूटीज के लिए, पेट्रोलिंग के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। और चरणों में चुनाव हो रहा है, तो जो पैरामिलिट्री है वो जब बाकी चरणों से जैसे ही वो फ्री होते हैं तो फिर वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उसको स्केल करेंगे। वो सारी प्लानिंग की जा चुकी है लगभग, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सारा किया जाएगा। एक जैसे विशेष तौर पे आपने बात बताई वेपन्स के, जो लाइसेंस्ड वेपन है, जो लाइसेंस शुदा वेपन है, उन सब में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस यही है कि वो सारे जो वेपन्स हैं वो जमा होंगे या वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या जो लाइसेंस्ड गन हाउसेज हैं वहां पे वो जमा करवाएंगे। फिर भी उसके अलावा अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में, तो वो एक आवेदन करते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो उसमें एक कमेटी बनाएंगे, स्क्रूटनी कमेटी कहते हैं उसको, जिसमें जिसको एक्सेप्शन चाहिए कि जी नहीं मेरे को तो हथियार साथ में रखना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जो पुलिस ड्यूटीज कर रहे हैं, जैसे जो ऑथराइज्ड हैं वेपन के लिए, उनका मतलब वो रख सकते हैं उसको, वेपन्स को, उनका तो लाइसेंस सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग है जी। और उसके बाद जैसे आपका एक प्रश्न था क्रिमिनल एलिमेंट्स के बारे में, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स बाहर आए हुए हैं या उन पे मुकदमे चल रहे हैं या वो किसी कारण से बेल पे हैं, तो उन पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी भी लिस्ट जो है वो संबंधित SHOs को कहा गया है कि उन पे निगरानी रखी जाए, विशेष सर्वेलेंस रखी जाए। जहां पे भी उनके विरुद्ध कोई निवारक कार्रवाई करनी है, कोई प्रिवेंटिव एक्शन करना है, वो भी इवैल्यूएट करके, एग्जामिन करके उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। साथ ही टीम्स को विशेष तौर पे ये भी हिदायत दी गई है कि इलेक्शन प्रभावित ना हो, इसलिए जो अवैध असला अगर कहीं पे भी है, उन अवैध असले पे विशेष तौर पे निगरानी रख के उनको जब्त किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और जो एक हमारी बिफोर द इलेक्शंस इमीडिएटली 72 आवर्स 48 आवर्स जैसे डीसी साहब ने भी बताया, तो उसमें भी हमारी विशेष निगरानी यही रहेगी कि बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का वोटर नहीं है वो इस जिले में ना रहे। और जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त और वोटिंग के दौरान, तो जो पुलिस की ड्यूटीज लगती हैं, जो 3 टियर सिक्योरिटी लगती है, उन सब का इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक ध्यान रखा जाएगा। चाहे वो नॉमिनेशंस के वक्त हो, चाहे वो ईवीएम्स को कहीं पे सेफली सिक्योर करना है हमने, वो सारी जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे। लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रहता है कि लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन अगर वोटिंग के टाइम में, तो क्या बल्क परचेजेस की नजर होगी कोई? हाँ बिल्कुल, मैं उसका बता देता हूँ एक्साइज के पर्पज से। जो उनका पहली तो बात है, जहां पर उनके स्टोरेजेस हैं, ECI की रिक्वायरमेंट है कि उनकी वीडियो से कवरेज होगी। ठीक है जी, जो डिस्टिलरीज हैं जो मूवमेंट करेंगे वो बिल्कुल अकाउंटिंग किया जाएगा उस चीज को कि किस वेंडर के वहां पे जा रही है, उस तरह की चीजें होंगी। ये खास ध्यान देने वाली चीज है। जैसे SP साहब ने भी बताया कि लास्ट का जो टाइम हो बड़ा क्रिटिकल होता है, उस टाइम पे स्पेशल सर्विलेंस रखा जाएगा कि बाहर के व्यक्ति आके जो यहाँ के वोटर नहीं है वो यहाँ पर मतलब ना स्टे करे इवनिंग में, रात को, मतलब उस तरह से। इसके साथ साथ जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे उसमें एज ए नॉर्म ये कि गेस्ट हाउसेज में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के जितने गेस्ट हाउस हैं। दूसरी बात ये कि उसमें एक्सेप्शन हो सकती है, किसी को हेल्थ का बिल्कुल ही कंसर्न हो गया किसी पॉलिटिकल फंक्शनरी को, तो वो विद परमिशन ही स्टे कर सकते हैं वहां पे। यूजुअली करते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके व्यवस्था है उस तरह से कि भाई आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी विद परमिशन स्टे भी कर रहे हैं, तो वहां पे मेडिकल डॉक्टर होगा, पुलिस होगी देखने के लिए कि क्या वो कंडीशन वैसी है, और उन पे ये सर्विलेंस रखा जाए कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा, मतलब जैसे मैंने बताया इंजीनियर्स के लिए कोई भी इनॉग्रेशंस वगैरह इस तरह का प्लान नहीं होगा। अगर कोई हो भी रहा है तो कोई पॉलिटिकल पर्सन उसमें एज अ कॉमन सिटीजन आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि भी वो उसका लोकार्पण कर रहे हैं या फिर शिलान्यास कोई, ऐसा कोई गतिविधि अब अलाउड नहीं है जी।